हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 11th कंप्लीट सिलेबस इशूड बाय सीबीएसई बोर्ड फॉर द सेशन 2021 टू 2022। अगर हम इकोनॉमिक्स के सिलेबस की बात करें तो इकोनॉमिक्स का सिलेबस हमारे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज पार्ट ए स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड पार्ट इज इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का पेपर आपका 80 मार्क्स में डिवाइडेड है। अब इन 80 मार्क्स को सब 2 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पार्ट ए है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, तो पार्ट ए की वेटेज है आपकी 40 मार्क्स और पार्ट बी इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसकी वेटेज है आपकी 40 मार्क्स। अब जो आपके पेंडिंग 20 मार्क्स हैं, 20 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट वर्क को अलॉट किए गए हैं। अब इस प्रोजेक्ट वर्क में आपकी एक प्रोजेक्ट फाइल बनती है जिसकी वेटेज होती है 12 मार्क्स। अब ये प्रोजेक्ट फाइल आपको स्कूल से ही एक टॉपिक मिलता है जो आपके टीचर्स आपको देंगी। उस टॉपिक पे आपको एक प्रोजेक्ट फाइल तैयार करनी होती है और उस प्रोजेक्ट फाइल के बेसिस पे ही आपको एक वाइवा टेस्ट देना होता है। अब ये वाइवा टेस्ट कैसे होता है, आप लोगों के स्कूल में कुछ एक्सटर्नल टीचर्स आती हैं और वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हैं जो आपने फाइल बनाई है उसके बेसिस पे, और उसके अकॉर्डिंग आपको ये 8 मार्क्स अलॉट किए जाते हैं। नाउ कमिंग टू पार्ट ए स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पार्ट ए की वेटेज 40 मार्क्स है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो बुक है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, ये कितने यूनिट्स में डिवाइडेड है। अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन, ये है आपकी फर्स्ट यूनिट। सेकेंड यूनिट है आपकी कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और थर्ड यूनिट है आपकी स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन। अगर हम इन यूनिट्स की वेटेज की बात करें तो सीबीएसई ने फर्स्ट और सेकेंड यूनिट को इंडिविजुअल वेटेज नहीं दी है। सीबीएसई ने दोनों यूनिट्स की एक लमसम वेटेज दी है जो कि है आपका 13 मार्क्स। थर्ड यूनिट की वेटेज है आपकी 27 मार्क्स। तो आपकी जो थर्ड यूनिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वेटेज ऑलमोस्ट डबल है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट। नाउ कमिंग टू पार्ट बी माइक्रो इकोनॉमिक्स, टोटलिटी में जिसकी मैंने आपको वेटेज 40 मार्क्स बताई। अब ये वाली बुक भी आपकी 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है। पहला यूनिट इज इंट्रोडक्शन, सेकेंड इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, थर्ड यूनिट इज प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, फोर्थ यूनिट इज फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। अगर अब हम इनकी वेटेज की बात करें तो इंट्रोडक्शन चैप्टर, इंट्रोडक्शन वाले यूनिट की आपकी वेटेज है 4 मार्क्स, सेकेंड यूनिट की वेटेज है आपकी 13 मार्क्स, थर्ड यूनिट की वेटेज है 13 मार्क्स एंड फोर्थ यूनिट की वेटेज है आपकी 10 मार्क्स। नाउ अब हम इंडिविजुअल यूनिट्स की थोड़ी ब्रीफ में बात करते हैं, इनके अंदर क्या क्या चैप्टर्स हैं और आपको क्या क्या पढ़ना है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ इन सब चीज़ों का। तो इंट्रोडक्शन यूनिट में आपका फर्स्ट है व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो बच्चों, इकोनॉमिक्स होता क्या है, पहले हम पढ़ते हैं कि इकोनॉमी क्या होता है। इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर एक ह्यूमन बीइंग अपनी लिविंग को अर्न करता है। एक ऐसा सिस्टम जो हमें मीन्स प्रोवाइड करता है टू अर्न अ लिविंग, टू अर्न योर लाइफ। नाउ अब इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो इकोनॉमिक्स इस इकोनॉमिक सिस्टम की स्टडी होती है। आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि कैसे हम अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज़ करें जिससे हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचा भी सकें और दूसरा उनसे एक अच्छी लिविंग भी अर्न कर पाएँ। नाउ अब आगे क्या पढ़ेंगे आप कि इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है, अब स्कोप क्या है इकोनॉमिक्स का, क्या फंक्शंस प्ले करती है, इंपॉर्टेंस क्या है ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स मतलब स्टैटिस्टिक्स इज अ सेट ऑफ ऑल द नंबर्स जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं। तो वो सब हम बात करेंगे क्योंकि आपकी ये पार्ट स्टैटिस्टिक्स के बारे में ही बात कर रही है, तो हम इस पार्ट में स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड ही सारी बातें करने वाले हैं। नाउ कमिंग टू यूनिट 2, दैट इज योर कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब कलेक्शन ऑफ डेटा में क्या आता है, देखिए कलेक्शन ऑफ डेटा मतलब आप अपनी इकोनॉमी से कैसे डेटा कलेक्ट करते हैं। अब डेटा कलेक्ट करने के आपके 2 सोर्सेज हो सकते हैं, एक होता है प्राइमरी सोर्स, एक होता है प्राइमरी सोर्स और दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स मतलब जहाँ से वो डेटा अराइज हुआ है, जहाँ से उसका ओरिजिन है। अब उस डेटा को ओरिजिन से लेते हैं तो उसको कहते हैं प्राइमरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, अब ओरिजिन से उठ के वो डेटा कहीं और गया है और आपने उस सेकेंडरी सोर्स से उस डेटा को कलेक्ट किया है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अगर लेट्स से रोड पे एक एक्सीडेंट हो जाता है तो अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन वहीं उसी रोड पे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है और जिनके साथ वो एक्सीडेंट हुआ है उन्हीं से अगर इन्वेस्टिगेशन करे तो उस इन्वेस्टिगेशन को हम कहते हैं प्राइमरी सोर्स से वो इन्वेस्टिगेशन हुई है। लेकिन अगर पुलिस उन लोगों से पूछे जिन्होंने वो एक्सीडेंट देखा है तो वो लोगों के सेकेंडरी सोर्स।
तो वहाँ पे जो डेटा कलेक्ट हुआ है वो सेकेंडरी सोर्स से कलेक्ट हुआ है, लेकिन फर्स्ट केस में जब पुलिस विक्टिम से पूछ रही थी तो वो डेटा था प्राइमरी सोर्स। ओके, अब आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स का। अब दूसरा आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अब आपने जब डेटा कलेक्ट कर लिया तो आपको उसे ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। डेटा हमारा रॉ फॉर्म में होता है, सब कुछ मिक्स मैच होता है ऊपर नीचे। आपको उसकी स्टडी के लिए उस डेटा को एक यूनिफॉर्म तरीके में ऑर्गेनाइज करना होता है। ऑर्गेनाइज में जैसा कि आपने क्लास 10th में पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा सीरीज दो टाइप की होती हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या है? आपने डेटा कलेक्ट कर लिया और ऑर्गेनाइज भी कर लिया, लेकिन खाली ऑर्गेनाइजेशन से तो काम नहीं चलेगा, हमें उस डेटा को इफेक्टिवली प्रेजेंट भी करना है। अब प्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसा कि आपका होता है टैबुलर रिप्रेजेंटेशन या डिग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अब टैबुलर में आपने टेबल बना दी और उस डेटा को आपने टेबल्स में डाल दिया, तो वो हो गया आपका टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। इसका भी मेथड होता है, इसका भी एक प्रॉपर तरीका होता है जो कि हम आपको पढ़ाएंगे। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में डेटा आपका डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है। क्या क्या डायग्राम्स होते हैं? जैसे बार डायग्राम हो गया, पाई डायग्राम हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, पॉलीगन हो गया, ओजाइव हो गया, लाइन ग्राफ्स हो गए। तो ये सारे डायग्राम्स हैं जिससे आपका डेटा डायग्रामेटिकली प्रेजेंट हो सकता है। नाउ कमिंग टू यूनिट 3, स्टैटिस्टिक टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस यूनिट की वेटेज सबसे ज़्यादा थी, क्या थी हमारी 27 मार्क्स। तो इस यूनिट पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आगे फर्दर स्टडीज़ में आफ्टर 12th, आफ्टर योर ग्रेजुएशन भी काम आने वाली है आपको ये वाली यूनिट। पहला है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये सब आपने 10th में पढ़ा हुआ है। मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है। आपको 10th में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कराया गया था, आपकी एक यूनिट थी जिसमें आपको इन तीनों टर्म से इंट्रोड्यूस कराया गया था। नेक्स्ट इज मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। अब डिस्पर्शन भी बहुत तरीके होते हैं, रेंज, कोटाइल डिविएशन, मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन। इन सब डिविएशंस की हम बात करने वाले हैं। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनके मेथड्स क्या है, फीचर्स क्या है, बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, उन फॉर्मूलेज से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हम इनमें करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है कोरिलेशन। कोरिलेशन दो चीज़ों के बीच रिलेशन को मेजर कैसे करते हैं। अगर हमें दो वेरिएबल्स दे दिए जाएँ तो उन वेरिएबल्स को अगर हमें स्टडी करना है, उनके रिलेशनशिप को स्टडी करना है, तो उसके लिए हम कोरिलेशन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज इंडेक्स नंबर। अब जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि हमारे प्राइसेस बहुत चेंज होते हैं, चेंज इन प्राइसेस या इंक्रीज इन प्राइसेस को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो उस इन्फ्लेशन को कैसे मेजर करते हैं वो सब हम इंडेक्स नंबर में पढ़ेंगे। नाउ कमिंग टू पार्ट बी, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसकी मैंने आपको वेटेज टोटल 40 मार्क्स बताई थी। ये वाली यूनिट हमारी 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है। पहला यूनिट है इसकी इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में आप पढ़ेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी क्या होता है। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स आप लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे। ये वाली बुक आपकी क्लास 12th में है। पहले 2 साल पहले ये दोनों बुक्स आपकी 12th में थी, लेकिन अब एक बुक 11th में हो गई जो कि है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब माइक्रो आप सबको पता है छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। तो इकोनॉमिक्स में इन दोनों को टर्म्स को कैसे डिफाइन किया गया है। माइक्रो मतलब इंडिविजुअल लेवल पे, जो इकोनॉमी हम इंडिविजुअल लेवल पे मेजर करते हैं या स्टडी करते हैं उसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हम नेशनल लेवल पे स्टडी करते हैं उस स्टडी को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में मेजर करते हैं। दूसरा पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये भी हम बात करेंगे। इकोनॉमी क्या होती है, अब इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, जैसे हमारी रिसोर्सेज बहुत स्कार्स हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, एक टाइम पे जाने के बाद खत्म हो जाएंगी, तो वो सारी प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। दूसरी यूनिट आती है आपकी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेट ऑफ रेस्ट, जहाँ पे एक कंज्यूमर या एक कस्टमर रुक जाता है, उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो हम बात करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब आता है, तो वो सारे हम मेथड्स बात करेंगे इस यूनिट में। और डिमांड, जैसा कि आपको पता है डिमांड मतलब किसी चीज़ को पाने की इच्छा, दैट इज नोन एज डिमांड। अब खाली पाने की इच्छा, मेरी इच्छा है कि मैं एक फरारी लूँ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, आपके पास उतने पैसे भी होने चाहिए कि आप वो अफोर्ड कर पाओ। तो डिमांड में सिर्फ विलिंगनेस नहीं आती, विलिंगनेस के साथ साथ एबिलिटी टू बाय, दोनों चीज़ से मिलके बनती है आपकी डिमांड। तो हम इस डिमांड की बात करेंगे। अब थर्ड यूनिट है हमारी प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि प्रोड्यूसर कैसा बिहेव करता है, प्रोड्यूसर कैसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा और कौन से सिचुएशन में वो कैसे कैसे रिएक्ट करेगा। दूसरा होता है सप्लाई। सप्लाई मतलब प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करेगा तभी तो कंज्यूमर डिमांड करेंगे, तो इसमें हम सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला आता है मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन करना, उसका फंक्शन को हम पढ़ेंगे।
कोई भी टाइम पीरियड दो टाइप्स में डिवाइड होता है, शॉर्ट रन और लॉन्ग टर्म। इन दोनों की भी हम बात करेंगे कि शॉर्ट रन टाइम पीरियड क्या होता है, लॉन्ग रन कैसा होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। फिर हम टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, इन सब टर्म्स की भी हम बात करने वाले हैं। फिर आता है कॉस्ट। अब आप किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को जब आप प्रोड्यूस करते हैं तो एक कॉस्ट भी निकलती है, उस कॉस्ट को भी हम मेजर करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि प्रोड्यूसर कैसे बिहेव करता है। फिर रिवेन्यू, अब गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करेंगे तो प्रोड्यूसर को रिवेन्यू भी मिलेगा। वो रिवेन्यू भी टोटल हो सकता है, एवरेज हो सकता है, मार्जिनल हो सकता है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनकी रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर भी तो आपका इक्विलिब्रियम होना चाहिए। हमने बात करी है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब होगा, लेकिन इस यूनिट पे हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की भी बात करेंगे कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कब आता है। नेक्स्ट इज सप्लाई। जैसा कि मैंने आपको बताया, सप्लाई मतलब कब एक प्रोड्यूसर अपनी गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करने के लिए रेडी है। सप्लाई करने के लिए रेडी है, वो सप्लाई तब करेगा जब कंज्यूमर्स डिमांड करेंगे। तो वो सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब आपकी लास्ट यूनिट आती है फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन विद सिंपल एप्लीकेशंस। हमने डिमांड अलग से पढ़ लिया, सप्लाई अलग से पढ़ लिया, लेकिन इस यूनिट में हम डिमांड और सप्लाई का इंट्रैक्शन कराएंगे। जैसे ही डिमांड और सप्लाई इंटरेक्ट होगी हमें पता चलेगा कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस क्या है और उस एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई हो रही है और डिमांड हो रही है। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, मार्केट्स हमारी बहुत तरह की होती हैं। इसमें हम दो तरह की मार्केट्स पढ़ेंगे, एक होती है परफेक्ट कंपटीशन और दूसरी होती है ओलिगोपोली। दो मार्केट्स और हैं जो है मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इन सब मार्केट्स के बारे में आपको बताया जाएगा, एग्जाम्पल्स थ्रू बताया जाएगा और बहुत अच्छी नॉलेज दी जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, डिमांड एंड सप्लाई का इंट्रैक्शन पढ़ेंगे। उसमें दो टर्म्स और है, प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर। प्राइस सीलिंग कंज्यूमर्स के लिए की जाती है, प्राइस फ्लोर प्रोड्यूसर्स के लिए किए जाते हैं। तो ये दोनों क्या होते हैं, इनसे कंज्यूमर्स को क्या फ़ायदा होता है या प्रोड्यूसर्स को क्या फ़ायदा होता है, वो सब हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।